इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे सामने ना उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग का एक बहुत जरूरी आधिकारिक पत्र है। तारीख है इसकी 14 अक्टूबर 2025। जी। ये पत्र मतलब सीधे तौर पर स्कूलों में जो टीचर्स और हेडमास्टर्स काम कर रहे हैं उनसे जुड़े कुछ अहम मसलों पर है। हाँ, जैसे उनका बकाया पैसा मतलब एरियर्स का भुगतान। बिल्कुल। कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उनका पालन कैसे हो। हाँ, तो आज हम इसी दस्तावेज को थोड़ा खोलकर समझेंगे। देखेंगे कि इसमें क्या निर्देश दिए हैं और यूपी में बेसिक शिक्षा के कामकाज पर इनका असल में क्या असर पड़ेगा। हमारे पास स्रोत के तौर पर अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग का यही पत्र है जो उन्होंने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों यानी डीबीओस को भेजा है। जी बिल्कुल। और पत्र का सब्जेक्ट तो बिल्कुल साफ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक खास आदेश है, उसका पालन करना है। हाँ, वो 30 अप्रैल 2025 वाला आदेश, स्पेशल अपील संख्या 56222024। जी, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद व अन्य बनाम वनम त्रिपुरारी दुबे व उन्ने वाला मामला। तो चलिए इसी आदेश में थोड़ा और गहरे चलते हैं। सबसे पहले ये बकाया भुगतान अरियर्स का मुद्दा उठाते हैं। इस पर क्या कहा गया पत्र में? हाँ, तो हाईकोर्ट के आदेश का जो जिक्र है पत्र में, उसमें बकाया पर एक कह सकते हैं दिलचस्प बात है। कोर्ट ने माना कि भाई बकाया का भुगतान बस यूं ही मैकेनिकली नहीं कर देना चाहिए। अच्छा, मतलब खासकर तब जब किसी ने पहले कोई शिकायत ही दर्ज न कराई हो। इसमें एक श्री के शाही का उदाहरण भी दिया है, शायद ये समझाने के लिए कि अगर किसी ने टाइम पर अपना हक नहीं मांगा तो बाद में सीधे बकाया देना शायद ठीक नहीं। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि बस लिस्ट उठाई और सबके अकाउंट में पैसे डाल दिए। पर इसमें एक और बड़ी शर्त दिख रही है मुझे पैरा 20 में कि भाई भले ही कोई टीचर सालों से हेडमास्टर का काम कर रहा हो, बकाया पैसा सिर्फ रिट याचिका दायर करने की तारीख से 3 साल पहले तक का ही मिलेगा। ये 3 साल वाली लिमिट क्यों? इसका कोई खास लॉजिक होता है क्या? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये 3 साल वाली लिमिट ना अक्सर अदालती मामलों में आती है, खासकर जब पैसों के दावे हो। इसके पीछे वजह हो सकती हैं। एक तो ये कि बहुत पुराने मतलब सालों साल पुराने दावे एकदम से ना आ जाएं। हाँ, सरकारी खजाने पे बोझ ना पड़े अचानक से। जी बिल्कुल। और दूसरा, इससे विभागों को भी एक तय समय मिलता है अपने फाइनेंस मैनेज करने के लिए। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है जो आपने इशारा किया कि जो टीचर या प्रिंसिपल वाकई कई सालों से, शायद 10-12 साल से भी अपने पैसे का इंतजार कर रहे थे, उन्हें शायद पूरा बकाया ना मिले। कानून यहाँ एक तरह का संतुलन, एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है दावे की वैलिडिटी और फाइनेंशियल प्रैक्टिकलिटी के बीच। ये तो सोचने वाली बात है। तो खैर, इस 3 साल वाले नियम को लागू करने के लिए डीबीओस को क्या करना होगा? पत्र में उनके लिए क्या स्टेप्स बताए गए हैं? उनके लिए 2 स्टेप्स तो बिल्कुल साफ है। पहला, उन्हें हर केस को फैक्ट्स पर जांचना होगा। क्या जो याचिका करता है उसके पास हेडमास्टर बनने के लिए जरूरी 5 साल का अनुभव था? अच्छा। और क्या वो सच में उस पोस्ट पर काम कर रहे थे? दूसरा, अगर ये दोनों बातें सही मिलती हैं तो बकाया की रकम कैलकुलेट करनी होगी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये कैलकुलेशन याचिका दायर करने की तारीख से सिर्फ 3 साल पीछे तक का ही हो। और ये सब करने के लिए उन्हें टाइम कितना दिया गया? क्योंकि सरकारी कामों में अक्सर देरी की शिकायत रहती है। हाँ, वो तो है। लेकिन इस मामले में टाइम लिमिट पर काफी जोर दिया गया है। निर्देश है कि ये पूरी जांच और बकाया तय करने की प्रोसेस 2 महीने के अंदर पूरी करनी है। 2 महीने? ठीक है जी, जिस दिन से जांच शुरू होती है उससे, और जैसे ही अमाउंट तय हो उसे बिना किसी और देरी के रिलीज करना है। लगता है शासन चाह रहा है कि भाई कोर्ट का आदेश जल्दी से जल्दी लागू हो। ठीक है, तो बकाया वाला मामला साफ हुआ। फैक्ट्स जांचो, एलिजिबिलिटी देखो, 3 साल की लिमिट याद रखो और 2 महीने में काम पूरा करो। अच्छा, लेकिन हाईकोर्ट के उसी आदेश में कार्यवाहक प्रधानाध्यापकों यानी एक्टिंग हेडमास्टर्स को लेकर भी कुछ कहा गया था। वो क्या था? जी, उसी आदेश के अगले हिस्से में मतलब पैरा 23 में एक्टिंग प्रिंसिपल्स पे निर्देश है। कोर्ट ने कहा है कि जहां तक हो सके स्कूलों में जो सबसे सीनियर सहायक टीचर हैं उन्हीं को एक्टिंग प्रिंसिपल बनाया जाना चाहिए। अच्छा, सीनियरिटी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों? इसके पीछे क्या सोच है? पत्र में इसका कारण भी बताया गया है। सोच ये है कि अगर किसी जूनियर सहायक टीचर को एक्टिंग प्रिंसिपल बना दिया जाता है तो जो उनसे सीनियर टीचर्स हैं उनके मन में एक तरह की नाराजगी या असंतोष, पत्र में हार्ट बर्निंग शब्द इस्तेमाल किया है। हाँ, मैंने देखा, हार्ट बर्निंग। जी, वो पैदा हो सकता है। तो ये सिस्टम में एक तरह से स्टेबिलिटी और सीनियरिटी के सम्मान को बनाए रखने की कोशिश है।
अक्सर स्कूलों में ये इंचार्ज बनने को लेकर काफी खींचतान भी होती है ना। हाँ, ये तो होता है। शायद कोर्ट उसे कम करना चाहता है। समझ गया। यानी कोशिश है कि स्कूल का माहौल ठीक रहे और सीनियर लोगों को लगे कि हाँ, उनके अनुभव की कद्र है। बिल्कुल। पर क्या ये हमेशा बेस्ट तरीका होता है? मतलब कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जूनियर टीचर ज्यादा काबिल हो, ज्यादा एनर्जेटिक हो, लेकिन बस सीनियरिटी रूल की वजह से उसे मौका ही ना मिले? यस, ये एक बहुत वैलिड सवाल है। देखिए, सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स में स्टेबिलिटी और एक्सपीरियंस को वैल्यू देता है, जो अपनी जगह जरूरी भी है। हाँ। लेकिन हाँ, इसका दूसरा पहलू ये भी है कि कभी-कभी मेरिट या नई सोच वाले जूनियर लोग पीछे रह सकते हैं। यस। ये क्लासिक डिबेट है, एक्सपीरियंस वर्सेस कैपेबिलिटी। बिल्कुल। फिलहाल इस आदेश में कोर्ट ने एक्सपीरियंस और सीनियरिटी को प्राथमिकता दी है, शायद स्कूलों के माहौल में शांति बनाए रखने के लिहाज से। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने बकाया और एक्टिंग प्रिंसिपल दोनों पर अपना स्टैंड साफ कर दिया, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट तक ले गई। पत्र में इसका भी जिक्र है ना? हाँ, बिल्कुल। पत्र के अगले पॉइंट्स यही बताते हैं। राज्य सरकार जो थी वो हाई कोर्ट के इस 30 अप्रैल 2025 वाले फैसले से शायद सहमत नहीं थी, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट गई। अच्छा। एक स्पेशल लीव पिटिशन यानी SLP दायर की गई। उसका नंबर था SLP C/No 224-720205, राज्य वचार अन्य बनाम वनम त्रिपुरारी दुबे व अन्य। और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था इस पर? देश की सबसे बड़ी अदालत ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त 2025 को अपना फैसला सुनाया और पत्र में जो कोट किया गया है, वी फाइंड नो गुड ग्राउंड टू रीजन टू इंटरफेयर, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हमें हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने का कोई ठोस कारण नहीं मिला। ओहो। और इसलिए उन्होंने राज्य सरकार की जो याचिका थी SLP, उसको खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। अच्छा, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से हाई कोर्ट की बात पर ही मोहर लगा दी। ये तो इन नियमों को और ज्यादा पक्का कर लेता है ना? बिल्कुल, कानूनी तौर पे तो इसका यही मतलब निकलता है। जैसा कि पत्र के बिंदु 3 और 4 में साफ लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का 30 अप्रैल 2025 वाला आदेश अब फाइनल और बाइंडिंग हो गया है। फाइनल एंड बाइंडिंग। जी। अब इसे लागू करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। सभी अधिकारियों को इसे मानना ही होगा। तो अब ये बिल्कुल तय हो गया कि हाई कोर्ट का आदेश ही चलेगा। अब सवाल यह है कि इन अदालती आदेशों को जमीन पर, मतलब स्कूलों में लागू कैसे किया जाएगा, खासकर उन स्कूलों में जहां सिचुएशन थोड़ी अलग है, जैसे कहीं बच्चे कम हैं, कहीं पद खाली हैं। पत्र का 5वां पॉइंट शायद इसी पर कुछ कहता है। हाँ, पॉइंट 5 उन स्कूलों की बात करता है जहां स्टूडेंट्स की संख्या कम है। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के नॉर्म्स का हवाला देता है। अच्छा, RTE एक्ट का? जी, नॉर्म्स ये हैं कि क्लास 1 से 5 तक के स्कूल में कम से कम 150 बच्चे और क्लास 6 से 8 वाले स्कूल में कम से कम 100 बच्चे होने चाहिए एक हेडमास्टर की पोस्ट के लिए। ओके। तो अगर किसी स्कूल में इससे कम बच्चे हैं और वहां अभी टीचर्स की पोस्टिंग को लेकर वो युक्तिकरण, रैशनलाइजेशन, जी, मतलब जरूरत के हिसाब से पोस्ट को घटाना बढ़ाना, या समायोजन, एडजस्टमेंट, मतलब टीचर्स को इधर उधर भेजना, ये प्रोसेस अगर अभी पूरी नहीं हुई है तो क्या होगा? हाँ, ऐसी सिचुएशन में प्रिंसिपल का काम कौन देखेगा फिर? ऐसी सिचुएशन में पत्र कहता है कि प्रिंसिपल की जो सुपरवाइजरी ड्यूटीज हैं, निगरानी वाली जिम्मेदारियां, उन्हें स्कूल का सबसे सीनियर सहायक टीचर निभाएगा। अच्छा, सीनियर टीचर। लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसके लिए उन्हें कोई एक्स्ट्रा पैसा या अलाउंस नहीं मिलेगा। पत्र में साफ लिखा है, किंतु इसके लिए अतिरिक्त वित्तीय भार देय नहीं होगा। ओह, मतलब जिम्मेदारी तो बढ़ गई पर सैलरी में कोई इजाफा नहीं। ये शायद कुछ टीचर्स को उतना पसंद ना आए। ये युक्तिकरण और समायोजन, ये क्या प्रोसेस है, थोड़ा और समझा सकती हैं? जरूर। देखिए, युक्तिकरण या रैशनलाइजेशन का मतलब होता है स्टूडेंट नंबर्स और ज़रूरत के हिसाब से स्कूलों में टीचर्स की पोस्ट्स को लॉजिकल बनाना। जैसे अगर किसी स्कूल में बच्चे बहुत कम हो गए हैं तो वहाँ शायद उतने टीचर्स की ज़रूरत ना हो, या प्रिंसिपल की अलग से पोस्ट ज़रूरी ना मानी जाए। और समायोजन या एडजस्टमेंट का मतलब होता है टीचर्स को एक स्कूल से दूसरे स्कूल भेजना जहां उनकी ज़रूरत ज़्यादा हो। ये सब प्रक्रिया अक्सर चलती रहती हैं ताकि रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो। तो पत्र ये कह रहा है कि जब तक ये प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो जाती और सिचुएशन साफ नहीं हो जाती,
तब तक कम बच्चों वाले स्कूलों में सीनियर टीचर ही बिना एक्स्ट्रा पे के काम देखेंगे। समझ गया। ये तो हुई कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के बाद। अब उन स्कूलों का क्या जहां बच्चे तो स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक ठाक हैं, लेकिन प्रिंसिपल का पद फिर भी खाली पड़ा है। पॉइंट 6 शायद इसी के बारे में है। बिल्कुल सही। पॉइंट 6 उन्हीं स्कूलों को एड्रेस करता है जहां प्रिंसिपल का पद खाली है और छात्र संख्या नॉर्म्स के हिसाब से ठीक है। ऐसे स्कूलों में जो जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, DBEO, उन्हें हाईकोर्ट के उसी 30 अप्रैल 2025 वाले आदेश को ध्यान में रखते हुए सीनियरिटी और एलिजिबिलिटी, यानी सीनियरिटी कम एलिजिबिलिटी के आधार पर एक लिस्ट बनानी होगी। अच्छा, एक सीनियरिटी लिस्ट तैयार होगी। एक ज्येष्ठता सूची कह सकते हैं, और उस लिस्ट के हिसाब से जो सबसे सीनियर और योग्य मतलब पात्र सहायक अध्यापक होंगे, उन्हें उस स्कूल का इंचार्ज प्रिंसिपल यानी प्रभारी प्रधान अध्यापक बनाया जाएगा। ये अरेंजमेंट तब तक चलेगा जब तक उस स्कूल में कोई रेगुलर परमानेंट प्रिंसिपल अपॉइंट होकर नहीं आ जाता। इसमें भी एक दिलचस्प बात है, अगर लिस्ट में जो सबसे सीनियर टीचर हैं वो ये जिम्मेदारी लेना ही ना चाहें तो क्या उन्हें फोर्स किया जाएगा? नहीं, यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है। अगर सीनियरिटी लिस्ट में जो टॉप पर एलिजिबल टीचर हैं, वो लिखित में एक अंडरटेकिंग दे देते हैं कि भाई मैं ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। अच्छा, लिख कर देना होगा? जी, लिखित में। तो फिर उनसे जो अगले नंबर पर सीनियर और एलिजिबल टीचर होंगे, उनको ये मौका दिया जा सकता है। ये एक तरह की सहूलियत है, शायद इसलिए कि कोई बेमन से काम न करे, क्योंकि प्रिंसिपल की जिम्मेदारी तो बड़ी होती है। ये तो काफी प्रैक्टिकल बात लगती है। तो हमने बकाया भुगतान के नियम देख लिए, एक्टिंग प्रिंसिपल कौन बनेगा इसके कायदे समझ लिए, सुप्रीम कोर्ट की मुहर भी देख ली, और अलग अलग तरह के स्कूलों में ये नियम कैसे लागू होंगे ये भी जान लिया। अब पत्र के आखिर में एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रहा है? क्या कोई सख्त हिदायत है? हाँ, पत्र का जो आखिरी पॉइंट है, पॉइंट 7, वो सीधा और सख्त निर्देश देता है। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि वो ये सुनिश्चित करें, इंश्योर करें कि हाई कोर्ट के 30 अप्रैल 2025 वाले आदेश का जो स्पेशल अपील 652204 से जुड़ा है, पूरी तरह से मतलब अक्षरशः पालन हो। इसमें कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। और क्या इसके लिए कोई डेडलाइन भी दी है? क्योंकि सुनिश्चित करें तो अक्सर कह दिया जाता है। जी हाँ, डेडलाइन भी है, और वो भी काफी टाइट है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इस आदेश के पालन में उन्होंने क्या एक्शन लिया है, इसकी सूचना शासन को 1 हफ्ते के अंदर भेजें। 1 हफ्ता? बस जी, सिर्फ 1 हफ्ता। ये दिखाता है कि सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से और कितनी अर्जेंसी से ले रही है। शायद वो कोर्ट की अवमानना मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचना चाहते हैं। वाकई 1 हफ्ते की मोहलत तो काफी कम है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का एक निचोड़ निकालें तो मुख्य बातें क्या हैं जो हमारे श्रोताओं को पता होनी चाहिए? पहली और सबसे अहम बात तो ये लगती है कि हाईकोर्ट का 30 अप्रैल 2025 का आदेश अब फाइनल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे सही ठहरा दिया है, तो उसका पालन तो करना ही होगा। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी, बकाया पैसों के लिए नियम तय हो गए हैं, एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी, और पेमेंट याचिका दायर करने से केवल 3 साल पहले तक का ही मिलेगा। पूरी रकम शायद सबको ना मिले। हाँ, ये 3 साल वाली सीमा अहम है। तीसरी, एक्टिंग प्रिंसिपल बनाने के लिए सीनियरिटी को तरजीह दी गई है, खासकर ठीक-ठाक छात्र संख्या वाले स्कूलों में। जी, जहां बच्चे कम हैं, वहां सीनियर टीचर बिना एक्स्ट्रा पेमेंट के ये जिम्मेदारी निभाएंगे, जब तक रेगुलर अरेंजमेंट ना हो। और सीनियर टीचर चाहें तो लिखित में मना भी कर सकते हैं। ये विकल्प भी है। और आखिर में इन सब आदेशों पर एक्शन लेने और शासन को रिपोर्ट करने के लिए अधिकारियों को सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम मिला है, जो इस मामले की अर्जेंसी दिखाता है। बिल्कुल सही सारांश है आपका। और अगर हम एक कदम पीछे हटकर देखें तो ये पूरा मामला हमें दिखाता है कि कैसे अदालतें एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग में इंटरवीन करती हैं जब उन्हें लगता है कि नियमों का पालन नहीं हो रहा या किसी के साथ अन्याय हो रहा है। हाँ बिल्कुल। फिर उन अदालती फैसलों को लागू करने के लिए सरकार कैसे डिटेल गाइडलाइंस जारी करती है, ये जमीनी स्तर पर स्कूलों के रोजमर्रा के काम को, टीचर्स के करियर को, उनके मोराल को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। ये लीगल प्रोसेस और एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का एक लाइव उदाहरण है। ये पत्र तो बहुत स्पेसिफिक इश्यूज पर फोकस था, एरियाज और एक्टिंग प्रिंसिपल्स, लेकिन इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या ये मुमकिन है कि ये जो कोर्ट केसेस सामने आ रहे हैं, ये असल में बेसिक शिक्षा सिस्टम के अंदर चल रही कुछ बड़ी अनकही चुनौतियां या सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स की तरफ सिर्फ एक इशारा हो? क्या मतलब है आपका? जैसे कि
अपॉइंटमेंट्स में देरी, प्रमोशन के नियमों में क्लैरिटी की कमी, या शायद टीचर्स के बीच बढ़ती लिटिगेशन की टेंडेंसी? हो सकता है ये जो खास समाधान निकाले जा रहे हैं, इनके पीछे कुछ और गहरे मुद्दे छिपे हों जिन पर ध्यान देने की जरूरत हो। खैर, ये शायद आगे की खोज का विषय हो सकता है।